अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में दो अहम मौज़ूआत पर बात करूंगा। पहला मौजू तो होगा एस्टेब्लिशमेंट के एक टाउट जो हैं वो एक खबर फैला रहे हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ख़त्म किए जाने के हवाले से। मैं इस तनाजुर में चंद बुनियादी हकाइक आपके सामने रखना चाहता हूं और ये भी आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि पाकिस्तान की फ़ौज और एस्टेब्लिशमेंट इस तरह के मनसूबे ख़त्म क्यों करना चाहती है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, पाकिस्तानी फ़ौजी जर्नलों का जहन क्या है। ये हम बात करेंगे जिसके लिए उनको इस तरह के टाउट्स को इस्तेमाल करना पड़ रहा है मीडिया के ऊपर। इसी तरीके से हम बात करेंगे कि एक वफाकी वजीर हैं एस्टेब्लिशमेंट के फौज की मौजूदा क़यादत के बहुत क्लोज हैं और शहबाज शरीफ के भी क्लोज समझे जाते हैं। मीडिया की अगर खबरों पे यकीन करें तो उनका नाम है आहद खान चीमा। और आहद खान चीमा जो है वो पाकिस्तान की सारी ब्यूरोक्रेसी चला रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा उनको एस्टेब्लिशमेंट का वजीर बनाया गया है। एस्टेब्लिशमेंट से मुराद जो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन होती है, जो ब्यूरोक्रेट्स जो उनके उनके अपॉइंटमेंट, उनकी प्रमोशन और उनके तबादले और बाकी चीज़ों से डील करती है, वो उसके वजीर हैं। उन्होंने आहद खान चीमा साहब ने एक इंटरनेशनल फर्म जो है, कंसल्टेंसी फर्म हायर की है। इस हवाले से भी हम बात करेंगे कि इस फर्म की डिटेल क्या हैं और ये लेटेस्ट इसकी एक्टिविटीज़ क्या हैं। ये दो हमारे बहुत ही अहम मौजूआत हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं इन दो मौजूआत के ऊपर तफसीलात आपके साथ शेयर करूं, दो छोटी छोटी अपडेट्स हैं। एक तो पहली अपडेट अब से थोड़ी देर कबल जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उन्होंने यूएफओ फाइल्स रिलीज़ की हैं। यूएफओ फाइल्स जो हैं ये बुनियादी तौर पे यूएपी फाइल्स, अनआइडेंटिफाइड एनोमलस फेनोमिनन फाइल, ये बेसिकली वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि फ़ज़ा में, स्काइज़ में और मुख्तलिफ जगहों पर देखे जाते हैं जिनको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। आइडेंटिफाई करने से मुराद ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो फ़ज़ा में है तो उसकी कोई ना कोई डेफिनेशन हमारे पास है कि वो प्लेन है, वो फाइटर जेट है, वो ड्रोन है, वो रॉकेट है, वो कोई परिंदा है, वो कोई भी चीज़ है। तो जो चीज़ आइडेंटिफाई ना हो सके वो इसके मानों में आती है। और साफ ज़ाहिर है आपने एलियंस का लफ्ज़ सुना होगा, नहीं सुना तो फिल्मों में देखा होगा। ये एक कंसेप्ट है कि जिस तरह ज़िंदगी जो है वो कुराए अर्ज़ पे ज़मीन पर मौजूद है, तो इतने करोड़ों अरबों जो सियारे और सियारचे हैं उनके ऊपर भी यकीनन ज़िंदगी होगी और उन सियारों या सियारचों में पाई जाने वाली किसी और ज़िंदगी या किसी और मखलूक ने भी मुमकिना तौर पर चंद हवालों से तरक्की की होगी। इंसान इस मौजू को हमेशा से डिस्कस करता चला आया है। अमेरिका चूँकि टेक्नोलॉजिकली एक एडवांस कंट्री है, उनके पास तहकीक के ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। दुनिया में इस हदूद जो हदें हमने मुकर्रर की हुई हैं, इससे बाहर निकलने के सबसे पहले चांद के ऊपर भी अमरीकी ही उतरे और अमरीकी एस्ट्रोनॉट्स। और उसके बाद हम देखा कि इस दफ़ा भी हमने एक मिशन देखा जो कि चांद के गिर्द चक्कर लगाकर वापस आया और एक बहुत लंबे अरसे बाद, कई दहाइयों बाद, अगले साल फरवरी में 2027 में ये रिपोर्ट किया जाता है कि नासा के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो एक मरतबा फिर से चांद के ऊपर कदम रखेंगे। इन तमाम जो मुहिम्मात आप कह लें, एडवेंचर्स कह लें, इनके दौरान जो भी लोग जाते रहे इन मुहिम्मात के ऊपर, उनसे मनसूब कुछ किस्से, कहानियाँ या शायद फैक्ट्स जो हैं वो सुनने को मिलते रहे। दोस्त बताते हैं कि अपोलो के हवाले से जो मिशन था उसमें जो लोग शायद साथ गए उन्होंने भी बाद औक़ात शेयर किया अपने करीबी दोस्तों से कि उन्होंने कुछ इस तरह की चीज़ें देखी जो उनकी समझ से बालातर थीं, लेकिन उन चीज़ों को अहमियत नहीं दी गई। आज जो प्रेसिडेंट ने फाइल, यूएफओ फाइल रिलीज़ की हैं उसके अंदर अपोलो के ही मिशन के कुछ ऐसे इमेजेस भी हैं जिसके अंदर अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स को, अनआइडेंटिफाइड एनोमलस फेनोमिनन को हाईलाइट किया गया है। तो ये बहुत ही दिलचस्प चीज़ है। इसकी तफसीलात उन तमाम फाइल का जायज़ा लेकर आपके सामने रखी जा सकती हैं, इसके ऊपर यकीनन बात करेंगे। लेकिन अमेरिकन मीडिया ये मुसलसल इल्ज़ाम ज़रूर लगाता आया है कि जब से एप्स्टीन फाइल की बात आती है
तो प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उस तवज्जो को किसी दूसरी तरफ मबजूल करने के लिए कोई और ऐसा वाक़या जो है वो करने की कोशिश करते हैं जो कि बात जो है ना वो एप्स्टीन फाइल दी गल ना होए, बस ये होता है। ये अमेरिकन मीडिया का इल्ज़ाम है। इसमें बाकी के डेवलपमेंट को देखते हैं। बाकी ईरान अमेरिका की सूरत हाल इंटरनेशनल लेवल की इस वक्त सबसे बड़ी स्टोरी आज के दिन भी वही है। जो कल वाक़यात हुए वो रिपोर्ट हो चुके हैं। मैं उसके ऊपर वक़्त से बात नहीं कर चुका। आप सब तफसीलात जानते हैं कि वो लम्हा जब बिल्कुल करीब आया, वो जो भी निगोसिएशन जिस लेवल पे भी हो रही हैं, जहाँ जहाँ पे भी इनडायरेक्ट या डायरेक्ट कनेक्शंस हैं और किसी मायदे की तरफ बढ़ने की कोशिश हो रही है, बिल्कुल उस लम्हे जब बात आखिर में थी तो अमेरिका ने 3 डिस्ट्रॉयर शिप्स जो है वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से गुजारे जिनके ऊपर हमला किया ईरानियन ने, और फिर उस हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान में दर्जन से जायद लोकेशंस के ऊपर जो है वो बमबारी की। उसके बाद बमबारी रुक गई। एक दफ़ा से फिर आप कह लें कि जो है वो जंगबंदी का मंजर नज़र आता है, लेकिन एक मरतबा ये वाक़यात जो है वो कल के दिन हुए। इस सारी सूरत हाल के अंदर मामला किस तरफ जाते हैं, अभी तक बहुत ज़्यादा अनसर्टनिटी है। मैंने आपको यही बताया था कि जो बुनियादी बात अमेरिका की तरफ से डिमांड न्यूक्लियर इनरिचमेंट के हवाले से थी, लगता यूं ही है कि ईरान उसके ऊपर ये फैसला कर चुका हुआ है कि वो उससे पीछे हटेगा और इनरिचमेंट यूरेनियम किसी तीसरे मुल्क को दे देगा। अपेरेंटली रिपोर्टिंग से यही लगता है। मैंने आपको कल आपके सामने ये बात रखी, लेकिन उसके बदले जिस बात से ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है वो पाबंदियां हैं। और यूं नहीं लगता कि पाबंदियां हटाए बगैर ईरान किसी भी सूरत में किसी बात पे एग्री होगा, क्योंकि फिर वो सब कुछ ही लॉस्ट करके पाबंदियां भी ना अगर उस पे हट सकें तो उसको इस सारे मामले में से कुछ भी नहीं मिलेगा। अब अगर ईरान पे पाबंदियां हटती हैं तो सबसे ज़्यादा तकलीफ जो है वो सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात और दीगर रीजनल ममालिक को है, क्योंकि ईरान के बारे में ये सब लोग जानते हैं कि काबिल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मेहनती लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, एक पस मंज़र रखते हैं, एक उनकी पूरी हिस्ट्री है उस सिविलाइजेशन की ग्रो करने की और शाइन करने की। बेशक ये जो रिलीजियस एक मामला था, रजीम था, इसने बहुत नुकसान पहुंचाया ओवरऑल, और बहुत ही रिजिड और बड़े सख्त लोग हैं जो काबिज हैं ईरान के ऊपर। लेकिन ओवरऑल अगर ये पाबंदियां हटती हैं तो इस चीज़ के ऊपर भी कोई दूसरी राय नहीं कि ईरानियंस बहुत आगे जा सकते हैं, और उनका आगे जाना रीजनल ममालिक जो हैं वो अपने लिए अपनी जो छोटी मोटी उन्होंने एक हेड बनी उस इलाके में बनाई हुई है, या एक थोड़ी सी अपनी एक जगह बनाई हुई है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि अगर ईरान पर बंदियाँ हटेंगी, ईरान का तेल बिकेगा, ईरानी प्रोडक्ट्स बिकेंगी, ईरान पार्टिसिपेट कर सकेंगे, उनके असासे गैर मुंजमद होंगे, तो यकीनी तौर पर UAE या सऊदी अरब को जो इस वक्त मुकाम हासिल है वो नहीं रहेगा। ये एक तबसरा एक नज़रिया। हम आज के मौज़ूआत के ऊपर चलते हैं। मेरा बुनियादी तौर पे मौजूद सब्सिडी के हवाले से है, लेकिन पहले आप ये ट्वीट देखें कि एस्टेब्लिशमेंट के टाउट हैं, नॉन टाउट हैं, इनकी अपॉइंटमेंट होती है मुख्तलिफ पार्टियों के अंदर। पीपल्स पार्टी में भी रहे, नून लीग में भी जाने की कोशिश करते रहे, काफ लीग में भी रहे, मुशर्रफ की पार्टी बनी उसमें भी गए, मुशर्रफ के साथ भी रहे, और फिर इनकी अपॉइंटमेंट हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, और इमरान खान से कहा गया कि वो इन्हें कबूल करें। पार्टी की तरफ से मुज़ाहमत के बावजूद इनको कबूल किया गया, क्योंकि शायद कोई जो भी मजबूरी होगी। लेकिन फिर ये हुआ कि जो फवाद चौधरी हैं, जब एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया कि अपनी अपॉइंटीज़ को वापस बुलाना है, तो फवाद चौधरी ने उसी वक्त ऐलान किया PTI से और इमरान खान से अलहदा होने का। लेकिन फिर ISI ने कहा कि नहीं, आपकी ड्यूटी दोबारा उधर लगाई जाती है। वो अब पूरी तरह से कोशिश करके अपनी वो जो पोजीशन है वो रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ आपको मालिक की बात माननी पड़ती है। ये ज़रा पढ़ लें और फिर हम अपने मौजू के ऊपर गुफ्तगू शुरू करते हैं। कोई साहब है, उन्होंने ट्वीट किया है, वफाकी हुकूमत का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट ख़त्म करने का फ़ैसला। किसी बंदे ने, अननोन अकाउंट ने एक ट्वीट किया है। वो आगे लिख रहे हैं, फ़ैसले से सालाना 845 अरब रुपए की बचत होगी। अब मैंने ये देखा है, एक तो इस प्रोग्राम के बारे में आगाही ना होने की वजह से, और दूसरा शायद बेनज़ीर भुट्टो का नाम साथ आने की वजह से बहुत सारे लोग जो है वो इस पे सिर्फ इन वजूहात, ना पता ना होने की वजह से या बेनज़ीर का नाम होने की वजह से इस प्रोग्राम को पसंद नहीं करते। ऐसे लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद है। ये प्रोग्राम क्या, इसके ऊपर भी बात करते हैं, मैंने सब्सिडी के ऊपर बात करनी है, उसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन अब इस बात को, इस खबर, ये बात जो है ये खबर नहीं है, ये मतलब है कोई अननोन अकाउंट कर रहा है, यकीनी तौर पे गलत होगी।
मेरे लिए अहम ये है कि एस्टेब्लिशमेंट का एक लीडिंग टाउट जो है वो इसको शेयर कर रहा है। अब वो क्या लिखते हैं फवाद चौधरी, एब्सोल्युटली करेक्ट डिसीजन, a useless program that only used to pay servants of the Sindhi Vaderas and buy votes from the government exchequer instead, पता नहीं क्या फिक्रों की मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही, लेकिन बहरहाल instead convert this fund into a college loan and whoever comes up with the job creation idea give him interest free loan और ये वो जी। इसके ऊपर हम तफसील से बात करते हैं यकीनी तौर पे। मैं आपको पहले जो ये सदर ISI की सोच है बड़े लंबे अरसे से इस प्रोग्राम को या इस तरह के दूसरे प्रोग्राम को ख़त्म करने के हवाले से फ़ौज की ये सोच है, इस पे और फ़ौज अपने टाउट्स के ज़रिए इस तरह का मामला करती रहती है। मैं एक मौजू जो काफ़ी दिनों से डिस्कस करना चाह रहा था वो ये है कि हमारे यहाँ सब्सिडी के कंसेप्ट को भी बिल्कुल एक डिफरेंट अंदाज में लिया जाता है। अमूमी तौर पे लोग ये समझते हैं कि जो सब्सिडी गवर्नमेंट देती है उसका मकसद गरीब को रिलीफ देना होता है, ताकि अगर एक चीज़ कोई भी बुनियादी ज़रूरत के इस्तेमाल की जो चीज़ है वो महंगी है मार्केट फेनोमिनन की वजह से, मार्केट फोर्सेस की वजह से, मार्केट ऑपरेशंस की वजह से, ग्राउंड रियलिटीज़ की वजह से, तो हुकूमत अपनी तरफ से एक सब्सिडी दे उसको या उस सेक्टर को या उस सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों को टैक्स कट देकर किसी भी मद में एक सब्सिडी दे, ताकि जो फिनिश गुड जो आखिर में आवाम को मिलनी है उसकी कीमत कम हो सके। तो इस तरह से आवाम को रिलीफ दिया जाता है। मतलब ये इतना आसान और सादा मामला नहीं है। मैं ये चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ और इसको समझना भी कोई इतना मुश्किल नहीं है अगर थोड़ी सी कोशिश की जाए। सबसे अहम और बुनियादी चीज़ फ़र्ज़ करें पेट्रोल है। पेट्रोल के ऊपर हमेशा जो है वो एक बहस चलती रहती है सब्सिडी देने या ना देने के हवाले से। आप यूँ देखें कि पेट्रोल हर कोई इस्तेमाल करता है। पेट्रोल आपका जो बहुत ही गरीब तबका है उसको तो पेट्रोल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये वैसे अगर आप गौर से इस चंद मरहले हैं इस सारे चंद पॉइंट्स हैं, इसको अगर गौर से सुने तो आपको इस चीज़ की समझ आएगी। अब जो बहुत ही गरीब से आगे वाली क्लास है, अगर वो कहीं ट्रैवल करती है पब्लिक उसके ऊपर, तो यकीनी तौर पर एक तरह से वो कंज्यूमर हुई पेट्रोल की। अब उसके आगे मिडिल क्लास है, एक अपर मिडिल क्लास है, फिर आप आगे देखें कि जो मुआशी तौर पर एक बेहतर सूरत हाल वाले तबकात हैं। जब गवर्नमेंट सब्सिडी देती है पेट्रोल के ऊपर, तो क्या पेट्रोल सबके लिए सस्ता हो जाता है या चंद लोगों के लिए सस्ता होता है? पेट्रोल सबके लिए सस्ता हो जाता है। पेट्रोल पंप्स के ऊपर जो पेट्रोल है वो हर अमीर आदमी को भी, हर साहिब सरवत आदमी को भी, बड़ी बड़ी कंपनियों कारपोरेशंस को भी उनको जो है वो सब्सिडाइज रेट पे मिल रहा होता है। वो कंपनियां, वो कारपोरेशन, वो लोग जो और बहुत सारे मदों में बहुत सारी सब्सिडियां, फायदे, टैक्स कट ले रहे होते हैं। ये बड़ी एक अजीबो गरीब सी सूरत हाल बन जाती है। इस सूरत हाल के अंदर जो है वो बहुत ही कम तादाद में गरीब लोगों को बहुत ही कम फायदा मिल रहा होता है, लेकिन वो बहुत बड़े फायदे से महरूम हो रहे होते हैं। वो लोग जो उस पेट्रोल की असल कीमत बनती है, जो कि होनी चाहिए असल कीमत, तमाम टैक्सेस, तमाम उसके ऊपर एप्लीकेबल होने के बाद और उसके ऊपर जो भी गवर्नमेंट ने अपने लिए रखना है वो रखने के बाद, तो वो लाजमी तौर पे उसी कीमत पे ही फरोख्त होना चाहिए। सब लोग, जो अमीर लोग हैं खुसूसन, जो गरीब के नाम पे सस्ता हुआ पेट्रोल बहुत बड़ी तादाद में खरीदते हैं, मकदार में खरीदते हैं और उसको कंज्यूम करते हैं, या बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन, कंपनियां जो हैं, बिजनेसेस जो हैं, वो उस पेट्रोल को बहुत गरीब के लिए सस्ते किए गए, सब्सिडाइज किए गए पेट्रोल को, मैं जानबूझ के सिर्फ पेट्रोल की मिसाल दे रहा हूं, आप बाकी चीजें इसमें रख के खुद से समझ सकते हैं, तो वो उसको एंजॉय करते हैं। अब गरीब को कितना फायदा हो रहा है? तो इसका ये हल नहीं होता, सब्सिडी हल नहीं है गरीब को फायदा पहुंचाने का। इसका हल यही है कि किसी तरीके से उस गरीब को सस्ता पेट्रोल मिले। अब गरीब को कैसे सस्ता पेट्रोल मिलेगा, इसका क्या मैकेनिज्म होगा? इसका कोई मैकेनिज्म बहुत आसानी से इवॉल्व नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से हो सकता है कि आप उन लोगों को आइडेंटिफाई करें, आप उन लोगों को पहचानें जो लोग मुआशी तौर पर गैर मुस्तहकम हैं या कमज़ोर हैं, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी में हिस्सा ले रहे हैं। ये बड़ी अहम बात है। जो लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी में हिस्सा भी ना ले रहे हो, उनको यकीनन किसी हद तक एक ग्रांट दी जा सकती है हौसला अफजाई के लिए कि वो इस काबिल हो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में हिस्सा लें, और फिर उसको उसके मुताबिक आगे ले जाया जा सकता है। एक ऐसे ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप उसको एक ऐसे फेज में ले जाएं उस इंसान को
उस इंडिविजुअल को कि वो उस ट्रैप से जो एक वो फंसा हुआ है मामले में, उससे निकल जाए और उसको उस मदद की जरूरत भी ना पड़े। ये एक तरीका है इस पूरे निज़ाम को चलाने का, और इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अब इसका एक बेहतरीन हल क्या है कि आप उनको वो देने की बजाय किसी और तरीके से उनको रिलीफ देने की बजाय आप उनको एक सपोर्ट दें, जिस तरह के बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। देखें, ये बात, इसमें कोई शक नहीं है कि गलत इस्तेमाल होता है इस तरह के प्रोग्राम्स का। इस बात में कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान जैसे निज़ाम में, सोसाइटी में, जहां पे कभी रूल ऑफ लॉ होने नहीं दिया गया, एक ताकतवर कुव्वत पहले दिन से बैठी है। ईस्ट इंडिया कंपनी सारा निज़ाम चलाती थी। जब बरे सगीर डिवाइड हुआ तो एक तरफ भारत में जमहूरियत आ गई, बहुत सारे प्रॉब्लम के बावजूद एक निज़ाम बना, आगे की तरफ स्टेब्लिश हुआ। बहुत सारी खामियों के बावजूद एक फंक्शनल डेमोक्रेसी है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर चूंकि कभी भी वो निज़ाम ही नहीं बन सका, ताकत हमेशा एक ही जगह ईस्ट इंडिया कंपनी के नुमाइंदों के पास ही रही। आज भी जो वो खाना खाते हुए पीछे मलका बरतानिया की फोटो लगा कर बैठते हैं, तो ये वो उसमें बेहतरी नहीं आ सकी। तो पाकिस्तान के अंदर वो करप्शन आप उस तरह से एरिडिकेट तो किसी माशरे से हो ही नहीं सकती। कम करना होता है, अपने ट्रांसपेरेंट बनाना होता है, तो वो मुमकिन नहीं हो सका। तो प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन सिस्टम क्या, सिस्टम ही गलत है ना। मैं हमेशा मिसाल देता हूं, जो कि मेरी मिसाल नहीं, यकीनी तौर पे एक कहा जाता है कि नाक के ऊपर मक्खी बैठी हो तो मक्खी उड़ाते हैं, नाक नहीं काट देते। ये बुनियादी कंसेप्ट होता है इस सारे मामले को डील करने का, गुड गवर्नेंस का। तो इसमें जो हम देख रहे हैं कि अगर जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जैसे प्रोग्राम है उसमें मजीद ट्रांसपेरेंसी ले जाए, मजीद बेहतर किया जाए। कौन से लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन उनको ज़रूरत है कि उनको सस्ता फ्यूल दिया जाए, फ़र्ज़ करें, तो आप उनको एड देंगे इस पूरे निज़ाम को इस्तेमाल करते हुए। जो गरीब हैं, जो खा ही नहीं पा रहे, वो कुछ खाएंगे तो वो आगे कुछ सोचेंगे और इकोनॉमिक एक्टिविटी में हिस्सा लेंगे। इसी तरीके से बेहतरी आती है। इसको बेहतर, ऑब्वियसली इसको एक विजन के तहत जो है इसको मॉडर्नाइज किया जाता है, इसको इफेक्टिव बनाया जाता है कि इसका रिजल्ट आए। और यकीनी तौर पे वो लोग अल्टीमेटली निकल जाते हैं अगर उस पूरे सिस्टम को इस तरीके से देखा जा रहा हो, इस तरीके से बेहतर बनाया जा रहा हो कि आप जो जहाँ पे वो इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पे कोई बेहतरी भी आ रही है या नहीं आ रही है। और अगर बेहतरी आ रही है तो आप उनको छोटे छोटे लोन्स देते हैं। अब छोटे छोटे लोन आप किसी भी बंदे को, पाकिस्तान में किसी गरीब खातून को या किसी गरीब मर्द को देंगे तो सब जगह वो पैसे खा जाएगा। वो अपना जो भी उसका रोज़मर्रा का निज़ाम है उसमें वो खर्च कर लेगा। अगर आप उसको गाइड भी करेंगे साथ में कि आप ये काम कर सकते हैं, इस काम की ज़रूरत है, इसमें आप ये करें, और उसको जैसे ही पैसे नज़र आना शुरू होंगे तो वो यकीनी तौर पे उस इकोनॉमिक एक्टिविटी का हिस्सा बनेगा और वो बात को आगे लेके चला जाएगा। हमारे यहाँ वो विजन नहीं होता, बस जो बजट आ गया उसको कंज्यूम करना है, जिस तरीके से निज़ाम चल रहा है उसी तरह चल रहा है, उसको बेहतर बनाने की कोशिश नहीं की जाती। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि जो सब्सिडीज़ हैं ये बिल्कुल एक हतमी हल नहीं होती बेहतरी का, गरीब की मदद का। ये गरीब की नहीं, ये अमीर की मदद ही आखिर में हो जाती है। आप फिगर्स निकाल के देख लें, आप डाटा निकाल के उसको एवेल्युएट कर लें। और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में बहुत सारी खामियां, कोताहियां हो सकती हैं, लेकिन उसको बेहतर बनाने की जरूरत है। उसको मदद के सिलसिले को भी जारी रखने की जरूरत है। पूरी दुनिया में ऐसे होता है, नहीं तो आपकी वो क्लास उस पूरे सोशल सिस्टम के अंदर वो एक्टिव ही नहीं हो सकती, और वो उल्टा आपके ऊपर ज्यादा बोझ बनते हैं और इकोनॉमी आपकी और वीक होती है। इससे आप अपने बजट से पैसा देके किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे होते। अब दिमाग हो तो हम इस तरीके से सोच सकें। आगे आपने उन्हीं लोगों को एक एक्टिव पार्ट इकोनॉमिक सिस्टम का बनाना होता है और वो किया जा सकता है। लेकिन अब जो टाउट्स हैं एस्टेब्लिशमेंट के, जो हमेशा ड्यूटी पे होते हैं जैसे फवाद चौधरी, तो वो ये वाले सिलसिले अपने जारी रखते हैं हमेशा। अच्छा बार, तो ये मामला था सब्सिडी के हवाले से और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से। जैसे अभी सैलाब वगैरह आया उस वक्त भी यही बात हुई कि जी जिन लोगों को आपने मदद करनी है, तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पास ऑलरेडी डाटा मौजूद है, किसी एक हुकूमत का नहीं है, पीपल्स पार्टी की दौर का नहीं है। ये तो इसहाक डार साहब जब वजीर खजाना थे 2008 में, उस वक्त ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ। भले वो खुद भी क्रेडिट नहीं देते, उनको कोई क्रेडिट देता भी नहीं है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की हुकूमत थी, उनका क्रेडिट है। वो ये निज़ाम चला, फिर नून लीग के दौर में बरकरार रहा, इमरान खान के दौर में आके नाम जरूर तब्दील हुआ, लेकिन काम जारी रहा ना इस चीज़ के ऊपर। तो इन्होंने आर्ग्यू किया कि जो
फ्लड हिट एरियाज हैं उसमें एक मैकेनिज्म है, एक डेटाबेस है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पास। उन लोगों को आइडेंटिफाई ऑलरेडी किया हुआ है किसी हद तक, तो उनके जरिए आप अमदाद दें। तो उन्होंने कहा ये तो बेनजीर इनकम प्रोग्राम को और पीपल्स पार्टी को कोई सपोर्ट मिल जाएगी, जो पंजाब की वज़ीर आला है उनका विजन इतना है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो 10-10 हज़ार देते हैं, मैं 10-10 लाख लूँगी। अभी तक जनूबी पंजाब में लोग रो रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिला। चंद मिसालें ज़रूर हैं पैसे दिए जाने की, और उनके फ़ोटो शोटो बना के कार्रवाई डाली हुई है, ये हालात हैं। तो इस तरह के प्रोग्राम्स को मॉडर्नाइज किया जाता है, एक विजन के तहत इन्हांस किया जाता है, बेहतर बनाया जाता है, ना कि अपने टाउट्स लॉन्च किए जाते हैं और वो लोग निज़ाम चला रहे हैं जिनको निज़ाम के लफ्ज़ की समझ नहीं वो क्या होता है। आपके सामने मैं अहाद खान चीमा के हवाले से एक चीज़ शेयर करता हूं कि वो एक बैनुल अक़वामी फर्म को हायर करके और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, कितने पैसे दे रहे हैं, कब से हायर है, और वो जो पैसे दिए जाने का सिस्टम है वो क्या है। मैंने तो कोशिश की, मुझे डिटेल नहीं मिली, हो सकता है कहीं पे डिटेल आई हो, अगर आई हो तो आप प्लीज़ शेयर कीजिएगा, हम उसके ऊपर दोबारा बात कर लेंगे। मैं आपके सामने एक अपॉइंटमेंट लेटर पढ़ता हूँ और आप अपनी स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे, और फिर हम अहाद खान चीमा की तरफ से वो जो फर्म है उसके हवाले से बात करते हैं। ये 23 अप्रैल 2026 का लेटर है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का। इसका सब्जेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है वैसे। इसका सब्जेक्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर्स, PAOS, technical advisors, TAS, heads of organizations, HOOS, in the key economic affair, vocational and technical training sector। बारह यही तरीकाकार होता है, सब्जेक्ट एक चल रहा होता है एक लेटर का, तो उसके तहत लेटर जारी होते हैं, लेकिन ये बड़ा अजीबोगरीब, ये एक बंदे का अपॉइंटमेंट लेटर है। पढ़ते हैं। द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू रेफर टू द सब्जेक्ट साइटेड अबव एंड स्टेट द प्राइम मिनिस्टर वाइड ऑर्डर्स डेटेड 7th of April 2026 has been pleased to approve the recommendation of the selection committee regarding the appointment of Miss Nadia Karim Shah as technical advisor to NAVV TTC NEVTEC for a period of 4 to 6 months. Upon satisfactory completion of the said initial period, she would formally assume the charge of the post of the executive director NAVTC इनके नेपटेक आफ्टर अप्रूवल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर नेक्स्ट ईयर 1। तो वो बता रहे कि जो नादिया करीम शाह हैं इनको टेक्निकल एडवाइज़र लगाया गया है नेफ्टेक का, और 4 महीने के बाद जो है वो एग्जेक्टिव डायरेक्टर यानी कि इस अदारे की सरबराह बन जाएंगी। आगे वो कह रहे हैं, परसुएंट टू द अप्रूवल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन अंडर द गाइडेंस ऑफ द ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर द एस्टेब्लिशमेंट हैज नेगोशिएटेड सैलरी रेन्यूमरेशन पैकेज taking into consideration her last pay drawn, cost of relocation and other factors। अब ये जो मिनिस्टर फॉर एस्टेब्लिशमेंट है ये अहाद खान चीमा है। इन्होंने फिर नेगोशिएट, जब हो गया सारा तो उन्होंने नेगोशिएट किया खातून से, और उनकी सैलरी रेन्यूमरेशन पैकेज जो है और वो बाकी चीज़ें जो है वो डिस्कस की। शी हैड एग्रीड टू वर्क विद द लंप सम सैलरी ऑफ 2.6 million per month, an annual increment of 10% based on meeting her targets and KPIs key performance indicators, submitted by Ministry of Federal Education and Professional Training and approved by the Prime Minister each year, and this additional incentive has been added to her contract as a matter of our own initiative and in her as well as the public interest। वो कह रहे हैं जी कि हमने 2.6 मिलियन पर मंथ पे हायर किया है नादिया करीम शाह को। नादिया करीम शाह बाय द वे बड़ी साउंड प्रोफेशनल हैं। इस वक्त अमेरिका में किसी इदारे में काम कर रही थी, मुख्तलिफ इदारों में काम कर चुकी हैं, और उनको ये एक प्रोसेस के तहत वो कहते हैं जी कि हमने हायर किया है, और नेवटेक का जी वो सरबराह बनेंगी। और उसमें आगे कर कह रहे हैं जी, द मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग इज देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू सीक फॉर्मल अप्रूवल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर अंडर द रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ द नेवटेक ऑर्डिनेंस 2009 फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ मिस नादिया करीम शाह एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नेवटेक as a contract appointee on the above compensation package. Furthermore, KPIs for the assignment may be developed. Furthermore, आखिरी फिक्रा बहुत अहम है, KPIs for the assignment may also be developed with the assistance of AT Carney। AT Carney, ये कार्नी जो है
ये एक कंसल्टेंसी फर्म है, यूएस बेस्ड फर्म है, और ये कंसल्टेंसी देती है हेड हंटिंग और बहुत से दूसरे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मामला के हवाले से विद इन अ पीरियड ऑफ 1 month आफ्टर द सेड अपॉइंटमेंट, दिस इशू विद द अप्रूवल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो ये जी आगे जो जारी करने वाले अफसर हैं उनका नाम है और ये डिस्ट्रीब्यूशन है जी। तो मैंने आपको सिर्फ ये अर्ज करना था कि आज चीमा साहब जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के सेक्रेटरी तो हैं ही हैं। 78 साल हो गए हैं मुल्क को बने हुए, 20 अदारे मुल्क के अंदर काम कर रहे हैं, और ये है कि अच्छे लोगों को अदारों में लाना चाहिए। हम तो हमेशा यही रोते रहते हैं, लेकिन आज के दिन तक आपको एक अपॉइंटमेंट के लिए एक इंटरनेशनल कंसल्टेंसी फर्म की ज़रूरत है। इतना सिस्टम इवॉल्व किया है ये पिछले 78-79 सालों के अंदर, और हमें एक एक अपॉइंटमेंट, वो अपॉइंटमेंट जो भी है, मैं उसके ऊपर बात नहीं कर रहा, एक प्रोफेशनल, एक खातून, एक तजर्बा की हामिल खातून किसी भी जगह पे आए, अगर एक प्रोसेस हुआ है वैसे तो उस प्रोसेस को भी वैसे ट्रांसपेरेंट करना चाहिए, कब हुआ था शुरू, किस वक्त हुआ था, कितने लोग अप्लाई किया, कैसे वो मामला आगे चला, कैसे प्रोसेस, वो भी वैसे सामने आए तो बहुत अच्छी बात है, लोगों की ज़रा एक एजुकेशन होगी। लेकिन ये जो कारनी जो है सिर्फ वो केपीआईज की स्टडीज़ के लिए और उसको केपीआईज को डेवलप करने के लिए और ये देखना कि वो टारगेट क्या अचीव कर सके क्या नहीं कर सकेंगे, उसके लिए हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को 79 ईयर्स के बाद भी एक इंटरनेशनल कंसल्टेंसी फर्म की जरूरत है। और इस फर्म के पास मायदा कब हुआ, कैसे हुआ, आद खान चीमा साहब के दौर से पहले से चलती चली आ रही है या आद खान चीमा साहब लेके आए, कब हुआ, उसके लिए टेंडर फ्लोट हुए, उसके लिए कितने पैसे दिए गए, कब से दिए जा रहे हैं, कोई उसके हवाले से कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं। बिल्कुल वैसे ही है जैसे आद खान चीमा साहब, वो अमारा शाह की स्टोरी थी कि वो 1 अरब रुपया कौमी खजाने से मरियम नवाज से लेके, मौसम नकवी से पहले और बाद में मरियम नवाज से लेके सिर्फ एक बंद है कि दरिया का पानी जो है वो उस मौसम में उनकी ज़मीनों पे ना आए। तो ये इस तरह से मुल्क के निज़ाम अगर चल रहे हैं तो अल्लाह ही हाफिज़। भारत ये आगे प्रोग्राम, आपसे कल फिर मुलाकात।